हेलो दोस्तों, एबीसी वाले गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ का MVVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से रहेगा कि एग्ज़ाम में आने का 100% चांस रहेगा। ठीक है, तो आज चलिए हम शुरू करते हैं। यह मॉडल सेट का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, मॉडल सेट का फर्स्ट सेट। ठीक है, BBD का मॉडल सेट है, इसका पहला सेट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा वो सॉल्व हम कर देंगे, आपको बता देंगे। जैसे देखिए 92/115 का सरलतम रूप है, कौन सा है? 46/23, मतलब ये कौन सा होगा? अगर जो मानिए 4/5 है तो ऐसा क्यों है? ठीक है, इसको हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप है। तो देखिए सरलतम रूप बनाने का सबसे ईजी ट्रिक है, जैसे कि क्या है 92/115, तो दोनों का जो है HCF हम निकाल लेंगे। ठीक है, HCF 92/115। ठीक है, एक बार में 92 माइनस किए 3, इसको माइनस किए तो 2। अब 92 में डिवाइड करेंगे 3 बार में हो जाएगा। ठीक है, 23 92 0 0, यानी कितना आ गया? HCF 23, यानी इसमें इस दोनों में कितना से डिवाइड करना है? 23 से। कितना होगा? 23 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिसको पता होगा वैसे डायरेक्ट 23 से कर दिए 3 बार में, 4 बार में 3/4, यानी सरलतम रूप कौन सा होगा? 3/4। अगर जो मानिए कि यहाँ पर 6/8 है, इसका सरलतम रूप लिखना होगा तो उतना HCF कौन निकालेगा? 2 से कट जाएगा, ये दोनों 2 तिया तो 2 चौक 8, 3/4 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे मानिए 2 और 3 परिमेय संख्या, इसके बीच कितना मतलब और संख्या लिख सकते हैं? तो 2.1, 2.3, 2.2, 2 या 2.1, 2, मतलब बहुत सारा लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, एक मिनट, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए हमेशा इतना ध्यान रखिए, उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसका जो है नीचे वाला में सिर्फ गुणनखंड जो है 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। जैसे देखिए इसका 7/88 है। ठीक है, 88 का अगर वो गुणनखंड करेंगे तो 4 4 22 2 11, देखिए 11 आ गया, 2 और 11 आ गया, सिर्फ 2 और 5 आएगा गुणनखंड अगर नीचे वाला का, तो उस शांत हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम 1600 को गुणनखंड करते हैं। 1600 का गुणनखंड 800, 400, 200, 100, 50, 25। गुणनखंड नहीं आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार में सिर्फ 2 और 5 के रूप का है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? यही होगा, सी होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? यानी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्य का गुणनफल होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं, इसका एक सूत्र होता है, शून्य का गुणनफल, बहुपद के लिए शून्य का गुणनफल बराबर होता है, देखिए -b/a और सॉरी c/a प्लस c/a, और शून्य का योगफल होता है, दो गो फॉर्मूला होता है, शून्य का योगफल -b/a। तो यहाँ पर हमको क्या कर रहा है? शून्य का गुणनफल क्या होगा? शून्य का गुणनफल क्या होगा, वही क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए शून्य का गुणनफल क्या होगा? c/a। c यहाँ किसे कहा जाता है? देखिए पहला जो हुआ a, दूसरा b और तीसरा c होता है, इसका मतलब c/a। यहाँ पर c की जगह क्या है? a है, तो a, और a की जगह पहला a हुआ, a की जगह क्या है? d, कितना है? d, यानी a/d इसका आंसर होगा, a/d। ठीक है, अगला देखिए, अगला है √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो √18 का हम जो है पहले इसका देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा?
2 × 3 × 3 यानी कितना हो गया 3√2। यानी इसका परिमेयकरण गुणांक कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 इसका होगा। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2 है सबसे, क्योंकि 2 में 2 किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 2 सिर्फ 2 या 1 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं। सबसे छोटी संख्या यही है। ठीक है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर बी क्यू, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b धनात्मक है, तो देखिए a जो यहाँ पर होता है भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इसमें क्या है, हमेशा देखिए b जो है r से हमेशा क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, b जो है हमेशा r से क्या होगा बड़ा होगा, r से हमेशा कौन बड़ा होगा b। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ये वाला, r से हमेशा b क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि शेष से हमेशा भाजक बड़ा होता है। जैसे देखिए 6 से भागा लगाए हम 15 में, तो 6 दूनी 12 घटाए कितना आ गया 3, यानी शेष से हमेशा क्या है ये भाजक बड़ा है। शेष से हमेशा भाजक क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, वही r हो गया शेष और b हो गया भाजक, तो शेष से हमेशा भाजक बड़ा होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए ये होगा क्यों 6/√5/√5 है, 5 से 5 खत्म यानी 6। यह क्या है 6/1 एक परिमेय संख्या। यह परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर है, रूट के अंदर है, इसका रूट बाहर नहीं हो सकता है। ठीक है, रूट खत्म नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ रूट खत्म हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या यानी जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या। इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, सिर्फ इसको लिख सकते हैं, इसलिए यही परिमेय संख्या होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक हैं। तो इसको हम सॉल्व करके भी बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा दोनों ऋणात्मक होंगे। जब द्विघात बहुपद सारा प्लस में रहेगा तो इसका हमेशा देखिएगा शून्यक क्या होगा ऋणात्मक। जैसे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, इसका शून्यक हमेशा क्या निकलेगा ऋणात्मक निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो रूट 121 जो है इसका मतलब रूट हो जाएगा कितना 121 का हो जाता है 11, 196 का हो जाता है 14। तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। और 289 है, 289 का हो जाता है 289 का हो जाता है 17। और उसके बाद कितना है देखिए 27 है। 27 का कितना होता है 27 का अगर जो हम गुणनखंड करें तो 27 का हो जाता है 3 नंबर 27 3 3 9, यानी कितना है 3√3। इसका रूट बाहर नहीं हुआ, इसका मतलब ये p/q के रूप में हम इसको नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका आंसर कितना हो जाएगा 27, यानी ये जो है ये परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है वो परिमेय संख्या है। उसके बाद है 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है बहुपद 5y² - 25 के शून्यक हैं। तो ये इसका कैसे सॉल्व कीजिएगा, क्या है 5y² - 25, शून्यक निकालना है, डायरेक्ट 0 शून्य बैठा दीजिए, 5 को उधर भेजिएगा, इधर गुना में उधर गया तो भागा में, यानी कि 0/5 यानी कि 0, यानी y² - 25 बराबर हो गया कितना 0। इधर ही माइनस में उधर गया तो प्लस में y² बराबर 25। इसको और सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा y बराबर, ये देखिए स्क्वायर में इधर गया तो रूट में, यानी 25 क्या हो गया रूट में, 25 का रूट क्या हो जाता है 5 हो जाता है, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी इसका शून्य कौन सा हो गया शून्य हो गया ए नंबर 5 या -5, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है। तो द्विघात बहुपद हैं, तो देखिए शून्यकों का योग जो है कितना है, शून्यकों का योग बराबर 3 तथा गुणनफल जो है, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना है -40 है। तो इसका क्या कर रहा है द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद बनाने के लिए, तो इसके लिए एक हम सूत्र देखिए होता है बहुपद। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र होता है कि x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग है 3 और ये कितना है x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है -40, यानी हो गया x² - 3x - 40, यही हो गया बहुपद। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन ये था 12। क्वेश्चन 13 देखिए, क्वेश्चन 13 में कह रहा है युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा इतना इतना, दो गो समीकरण है और इसको बताना है कि इसका एक हल होगा, कोई हल नहीं, दो हल, अनगिनत हल। तो इसको चेक करने के लिए देखिए क्या है, x + 2y = 4 है, इसको बराबर इधर प्लस बराबर में है, इसको इधर कर दीजिए तो -4 हो गया, और उधर फिर क्या है वो है 2x 4y प्लस इसको भी इधर कर दीजिए -8, ठीक है, बराबर 0। इसको हम इसको a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, c1 ये हो गया, a2 b2 और c2। इसको चेक करने के लिए ऐसा एक फार्मूला होता है कि a1/a2 करिए तथा b1/b2 कीजिए और c1/c2। तो करके हम देखते हैं, a1 की जगह कितना x, यानी x के साथ कोई क्या है चर, तो मानिए 1 होगा, और ये 1/2 हो गया, इसका क्या हो गया 2/4, यानी काट दिए तो 1/2, और इसका हो गया -4/-8, -8 4 दूनी 8, यानी 1/2, यानी तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ऐसा रहता है तो हमेशा इसका ओपरिम अनेक हल होगा, क्या होगा, अनगिनत हल। इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो b का मान हमेशा क्या होगा, b का मान हो जाएगा, b का मान होगा 1 14 का 1 होगा, ठीक है। अगला देखिए 15 में कह रहा है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो देखिए पूरा वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री का, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा 180 डिग्री का, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण होगा 180 डिग्री का। ऐसे तो इसका आंसर 90 होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक होता है, एक कथन है कि वृत्त के ठीक है, मानिए पूरा वृत्त है, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण, इसलिए इसका जो आंसर होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। देखिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहाँ a वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो देखिए द्विघात समीकरण में वास्तविक मूल तभी नहीं होता है जब होता है b² - 4ac से बड़ा 0। अगर जो a रहेगा तो इसका जो है वास्तविक मूल नहीं होगा, तो इसका कौन सा मिल रहा है, डी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर में देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² इतना के मूल हो तो a/α + a/β क्या होगा। तो देखिए क्या है, समीकरण 2x - 6 = 0 है, ठीक है। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। तो यार इसका पहले देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म तो बीटा बच गया, प्लस बीटा से बीटा खत्म तो अल्फा बच गया। तो क्या हो गया, बीटा प्लस अल्फा, यानी शून्य, मानिए अल्फा और बीटा यहाँ शून्यक होता है, तो इसका एक होता है कि बीटा यानी शून्यकों का योग β/α - b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो -b कितना है, x की जगह देखिए चर हमेशा मान लेना रहता है, ये तो अचर है, चर 1 हो गया, -1/a क्या हो गया 2 -1/a, और ये c क्या हो गया 6 हो गया, और एक जगह 2 3 ये 3 हो गया, बैठा दीजिए। बीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो गया -1/2। इसका एक फॉर्मूला होता है बीटा प्लस अल्फा बराबर -b/a, a b और ए सी हो गया, तो -1/2, और उसके बाद ये क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, इसके नीचे में कुछ नहीं 1, यानी पहली गुनी चौथी, दूसरी गुनी तीसरी, तो -1/3 दूना 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर हो गया। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में कह रहा है कि समांतर श्रेणी -3 4 11 11 18 का 21वां पद क्या है। -3 -4 11 18 ... 21वां पद क्या है। 21वां पद ज्ञात करने के लिए कर रहा है, ठीक है। यानी कि n जो दिया हुआ है कितना है 21, ठीक है। और यहाँ देखिए -3 4 11 18, इसका मतलब क्या है AP दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहला जो पद होता है वो A होता है, ठीक है। और
इसमें डी हमको पता रहना चाहिए। डी क्या होता है कि दो संख्याओं के इसमें जो है लगातार संख्या जो दिया हुआ है इसके दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों का बीच का अंतर कितना, 7, वही हो गया डी। यहाँ पर हमको कह रहा है 21वां पद यानी कि nवां पद, nवां पद यानी an क्या रहा है, an निकालने की, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया कितना हमारा -3 प्लस n कितना हो गया 21 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 7, -3 प्लस 21 में 1 घटाए तो यह 20 इंटू 7 यानी -3 प्लस 20 से 140 और ये हो गया कितना -140 137 सॉरी प्लस में 137, इसका आंसर हो गया देखिए 137 हो गया। हल किए तो यानी इसका आंसर हो गया 137 डी नंबर। यहाँ देखिए क्या है 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर x बटा में या अंडर रूट में कभी भी बटा यानी कि इसका जो है ना पावर यहाँ माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इसका मान जो है माइनस में आ जाएगा, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन बी देखिए, बी से देखिए, इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है। तो देखिए कौन सा पद यहाँ पूछ रहा है, पद हमेशा जो है ना जैसे nवां पद, ठीक है, पद पूछ रहा है, सॉरी पद दिया है, कौन सा पद 0 है, पद दिया हुआ है, यानी पद यानी an बराबर कितना दिया हुआ है 0। और इसमें देखिए कितना है AP 80 समांतर श्रेणी दिया हुआ है 72 और 68। यहाँ पर देखिए a बराबर 80 हो गया और हम जानते हैं लगातार दो संख्याओं के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, d कहते हैं, यानी इस दोनों का अंतर कितना है माइनस घट गया ना तो -4 है। तो यानी an बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताया अभी तुरंत, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हमको मेरा कितना है 0 है, a कितना है 80 है और प्लस n कितना है नहीं पता है, n ही तो ज्ञात करना है, d कितना है -4 है, गुना कर दिए तो यह गया 80 प्लस सॉरी माइनस से गुना कर -4 माइनस प्लस 4 यानी ये दोनों 4n हो गया, इसको जोड़ दिए तो 84 कितना हो गया 84 प्लस -4n, ठीक है 0 बराबर, इधर ही प्लस में इधर गया तो माइनस में -84 बराबर ही -4n, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म, 4 से इसको इधर गुना में इधर गया तो भागा में, n बराबर हो गया 4 दूनी 8 4 एकम 21 आ गया, आंसर कितना हो जाएगा 21 यानी 21वां पद, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर हो गया कुछ आंसर इसका। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4n है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए हमेशा जो n के साथ जुड़ा रहता है ना वही सर्वांतर होता है, तो यहाँ पर n के साथ क्या है -4 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी होने का एक शर्त होता है कि देखिए अगर ये जैसे मानिए ये है, ठीक है, इसका जो अंतर होना चाहिए ना सभी जगह कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसका अंतर देख लीजिए कितना हो गया 2 6 हो गया, यहाँ अंतर कितना हो गया 4 और 6 10 हो गया, ठीक है, और यहाँ अंतर कितना हो गया ज़्यादा हो जाता है, देखिए बढ़ रहा है, ठीक है, अंतर यहाँ समान होना चाहिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए अगला देखिए इसका अंतर देखते हैं, फिर इसका अंतर देखेंगे, फिर इसका अंतर देखेंगे। देखिए इसका सी नंबर आंसर होगा, कैसे देखिए 3/2 और इसका है ना अगला है 1/2 है, तो इसका दोनों का अंतर देखिए 2/2 हो गया। अगला देखिए 1/2 में से घटाइए कितना -1/2 यानी हो गया 1/2 माइनस प्लस 1/2 यानी कितना हो 1 + 1/2 यानी 2/2 आ रहा है इसमें, यानी इसका हो गया आंसर सी होगा, ठीक है। अगला देखिए 23 नंबर में कह रहा है 23 नंबर में मूल बिंदु के नियामक क्या है। तो हमेशा देखिए मूल बिंदु क्या होता है x और y का होता है, मूल बिंदु यह हुआ, इसका x भी 0 होता है और यहाँ y भी 0 यानी 0 0 होता है। इसका मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु का नियामक हमेशा 0 निर्देशांक यानी नियामक 0 0 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 24 नंबर में, 24 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है तो QR बराबर BC, कह रहा है 2 त्रिभुज समरूप है तो QR बटे BC बराबर 2/3 है। तो पूछ रहा है एरिया कितना का, त्रिभुज PQR बटे त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा। तो देखिए एरिया जो हमेशा होता है, एरिया का सूत्र होता है, अगर जो 2 त्रिभुज समरूप हो तो इसका सूत्र होता है, जैसे PQR त्रिभुज है ना, एरिया त्रिभुज PQR और त्रिभुज कितना है ABC, ठीक,
इतना है। तो इसका क्या रहा है, इसका फार्मूला होता है जैसे यहाँ भुजा दिया हुआ है QR/BC, तो इसका जितना स्क्वायर होता है उतना ही इसका एरिया हुआ। इन दोनों भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर जितना होगा वही इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, जैसे देखिए भुजा कितना था 2/3 है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4/9, इसका आंसर सी होगा। आंसर में कुछ भी दिया रहा है लेकिन आंसर यही होगा परफेक्ट। ठीक है, ठीक बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए कितना है 25 नंबर। 25 नंबर में कह रहा है दी गई आकृति में x का मान निकाले। जैसे कि मानिए त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ और कोण x हो गया QP, ठीक। तो यहाँ पर x का मान, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया रहता तभी, जैसे कि मानिए इसका आंसर में देखिएगा तो 70 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ अगर 30 होता और ये 40 होता, ठीक है, आंसर 70 डिग्री। यह 70 कब होगा, तो देखिए इस दोनों के योग के बराबर ये होता है, जितना जोड़ने पर ये दोनों होता है ना उतना ही यही होता है। तो 70 मतलब क्या होगा, 30 या 40 या ये 50 होगा या तो ये 20 होगा, तभी ना होगा। ठीक, तो इसका आंसर 70 होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखिए ये मानिए आपको हम त्रिभुज देते हैं, ठीक है, ये मानिए ये 40 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा, 90 होगा। 40-50 कितना होता है 90, सामने वाला के बराबर ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या है। तो इसका एक सूत्र होता है, मध्य बिंदु के नियामक निकालने का सूत्र होता है मध्य बिंदु का नियामक। ठीक, देखिए क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब सोच रहे होंगे यहाँ x1 और x2 क्या है, तो देखिए ये हो गया x1 और ये हो गया x2, सॉरी y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। यहाँ पर भी देख लीजिए ये हो गया x1, यहाँ हो गया y1, ये x2 y2। तो देखिए x1 हो गया कितना 0 और x2 कितना हो गया 8/2, और यहाँ पर y1 हो गया कितना 6 और y2 कितना हो गया 0/2, यानी कितना हो गया 8/2, 4 और ये हो गया 6/2 यानी 3, यानी 4 3 नियामक इसका हो गया डी नंबर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिंदुओं 4, 6 और 8, 2 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी देखिए, बिंदु जब दिया रहेगा ऐसे, ठीक है, तो उसका बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला x1 y1 x2 y2 ये हो गया, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो देखिए बैठाते हैं, x2 ये हो गया 8 माइनस ये x1 हो गया स्क्वायर और y2 हो गया 2 माइनस कितना 6 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हो गया 4 का स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस में हो जाएगा -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 × 16, माइनस का स्क्वायर कभी -4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि -4 × -4, तो माइनस प्लस 4 × 16, तो नहीं हो गया √32। √32 का गुणनखंड कीजिएगा तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, इसमें देखिए ये 2 एक बाहर, ये 2 से 1 2 बाहर, यानी 2 × 2 बाहर हो गया, तो यानी 4√2 मात्र इकाई। ठीक है, यानी 4√2 हो जाएगा इसका आंसर, यानी 27 का एक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 में क्या कर रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसका आंसर हो गया C1। ये फार्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। पूछ रहा है कि बिंदु इतना इतना किस पाद में स्थित है, तो ये चतुर्थ पाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज PQR में भुजा QR बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण PR 120 और ये 63। तो कह रहा है देखिए त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR, ठीक है, त्रिभुज PQR है। त्रिभुज PQR में QR को बिंदु S तक इस बढ़ाया गया, QR को PQR को इस तरह बढ़ाया गया है, बिंदु S तक इस तरह बढ़ाया गया है कि कोण PRS मतलब मानिए ये कोण PRS 120 डिग्री है। ठीक है, और कोण QPR तो ये वाला, ठीक है, 63 डिग्री है। तो पूछ रहा है कोण PQR
इस कोण का मान निकालना है, ठीक है, इस कोण का मान निकालना। तो आपको हम जस्ट अभी बताए हैं कि कभी भी देखिए इसके जो सामने वाला दोनों का कोण का जितना योग होगा उतना ही ये होगा, यानी जितना ई है इस दोनों को मिलाने पर उतना ही होगा। मानिए कि ये 120 है तो इस दोनों को मिलाने पर भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा, ठीक है, इस दोनों को मिलाने पर भी 120 डिग्री, हमेशा याद रखिए, 7 क्लास का ही है, ठीक। तो अब देखिए ये दोनों मिला के 120 डिग्री होगा, तो 63 ले लिया, तो बाद बाकी कितना बचा, तो 120 में 63 घटा दीजिए, अरे टोटल 120 था, उसमें 63 अपना ले लिया, तो कितना बचा, तो ये बच गया 7 और 1 पे 4 दे दिया 57 आंसर है इसमें 57, हाँ है बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाज करता है तो त्रिभुज होगा। तो सब देखिए कोई त्रिभुज है ऐसे, ठीक है, वो अपने सामने वाले भुजा को समद्विभाज करता है ऐसे करके, समद्विभाज मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज देखिए एक समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु, लेकिन आंसर यहाँ होगा समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC में डी समांतर BC, मतलब ये त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC, इसमें डी समांतर जो है BC है, तो AD/DB बराबर है 2/3। तो पूछ रहा है क्या, AE/EC, मतलब क्या AD हो गया, DB कौन सा हो गया, ये हो गया, देखिए ये हो गया, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये इतना बटा इतना क्या होगा, तो देखिए एक नियम है, जब भी किसी कोई त्रिभुज इस पर में 6.2 के हिसाब से कि होता है क्या, इतना बटे इतना, मतलब AD/DB बराबर होता है AE/EC, यानी AD/DB बराबर होगा AE/EC, ठीक है। अब AD/DB बराबर 2/3 है, तो ये भी कितना हो गया, 2/3 ही ना होगा, इसके बराबर ही, इसके बराबर सॉरी इसके बराबर ही, इसके बराबर ही, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2/3, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कैसे हुआ, थी पर में 6.2 के हिसाब से, ठीक है, त्रिभुज वाले चैप्टर से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB/DE बराबर BC तो समरूप होंगे जब, तो देखिए 2 त्रिभुज है, यहाँ देखिए ABC, थोड़ा छोटा चित्र बना रहे हैं, DEF, इसमें क्या कहा गया, AB/DE, यानी AB और DE जो बराबर है, और BC बटा, तो BC और FDE बराबर है, यानी E और E, यानी ई दोनों के बीच में कौन सा ई कोण आ रहा है, और ई दोनों के बीच में ई कोण आना है, यानी कोण B बराबर कोण जब D होगा तभी ये समरूप होंगे, इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अगला देखिए 35 नंबर। 35 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में PQO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि QOQ, देखिए पहले ही बनाते हैं, वृत्त बनाए, ठीक है, यहाँ से हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, यहाँ से QOP, यहाँ देखिए OQ बराबर 3, OQ बराबर 3, त्रिज्या 3 है, PQ बराबर 4, PQ बराबर 4, तो क्या करा OP निकालना है। तो हमेशा देखिए जो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो ये रेखा मिलती है, यहाँ पर हमेशा कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। जैसे मानिए ये है, इस पर स्पर्श रेखा ये और केंद्र से ही मिल गया, तो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, या इधर भी रहता मिल जाता 90 डिग्री, या इधर ही रहता मिल जाता केंद्र से, तो यहाँ कितना बनता 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री। तो इसको देखिए क्या बन गया, त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO बन गया। इसमें देखिए ये क्या है दिया है, इसका भी मान दिया है, इसका भी मान, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, तो हमको कर्ण ही ना ज्ञात करना है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, हम जानते हैं लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब मान लीजिए 4 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 416, 3 का स्क्वायर 9, यानी हो गया अंडर रूट 25, 25 का हो जाता है 5, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 में कि x अक्ष से बिंदु P 8/12 की दूरी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, x अक्ष से बिंदु P 8/12 की दूरी, तो देखिए ये पहले बनाइए, ये बनाते हैं, ऐसे बना होगा ग्राफ, ठीक है, यहाँ हो गया 1 2 3 4, मतलब 8 तक है, ठीक, और इधर भी एक ऐसे करके मानिए 12 तक है, तो क्या है 8/12 P बिंदु 8/12 का मतलब क्या हुआ कि ये जो है x है और ये क्या है
y है, तो मानिए y हो गया 12 और ये हो गया 8, इससे इसकी दूरी, ठीक है, तो मानिए इसके सामने यहाँ होगी, ठीक है, मानिए ना x अक्ष से तो P बिंदु कहाँ आ जाएगा, तो 12 आ गया इसके सामने, 8 आ गया, 8 12 यहाँ आ गया, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, सीधे देखिए यहाँ से यहाँ तक की 12, तो ये भी कितना हो गया जाएगा 12, तो आंसर हो गया 12। नहीं समझ में आया, देखिए अब P बिंदु यहाँ ही 12 है और यहाँ ये 8 है, तो P बिंदु यहाँ पर 8 12 जो है, P बिंदु 8 12 कहाँ होगा, यही ना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, x अक्ष से यहाँ तक की बिंदु की दूरी कितना होगा, तो जितना इधर होगा उतना ही ना सेम होगा, देखिए इतना और इतना यानी 12 हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। तो देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, या स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच की कोण, त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है, कितना डिग्री का, तो हमें अभी तो जस्ट बताएं कि कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दी गई आकृति में TP TQ दो स्पर्श रेखाएं वो केंद्र पर, तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, जैसे देखिए पहले इसका फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसका फिगर है ये ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे लिख गया और इसको मानिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ ये केंद्र हो गया, वो क्या हो गया केंद्र, इसको यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे इसको ऐसे मिला दिया, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है PTQ, पहले नाम लिखिए TPQO, तो PTQE दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50, कितना दिया, तो कौन POQ इसको मान गया, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री, ये कितना हो गया 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा पर बन रहा है ना। तो देखिए एक देखिए यहाँ एक चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना हो गया 360 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 50 हो गया, यानी कि और तब इतना चारों मिलाकर होता है 360 डिग्री, तो ये 90 ले ही लिया, ये भी 90 180 ले लिया और ये 50 230, तो 360 में 230 को घटा दीजिए, बच गया कितना 130, इसका आंसर हो जाएगा 130 ये नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक मिनट, यह क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है, PQR यह है 90 डिग्री 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और यहाँ है थीटा का मान, ठीक, कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज में PQR में कोण PQR बराबर थीटा है, PQ 3 और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कह रहा है PR 6 सेंटीमीटर, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए इसका, ठीक है, थीटा का मान, तो इसमें क्या दिया हुआ है लंब और ये क्या दिया हुआ है कर्ण, लंब और कर्ण का देखिए फार्मूला याद रखना चाहिए, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो हम जानते हैं लंब और कर्ण जो होता है साइन थीटा में, साइन थीटा का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, तो लंब कितना है 3 दिया हुआ है और कितना है 6, तो 3 दूना 6 यानी 1/2, यानी साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है 1/2 शायद कितना का होता है, हाँ याद आया 30 डिग्री का होता है, इसमें 30 साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए क्या करें, निम्नलिखित में किसका मान अधिक है, तो देख लेते हैं हम, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का मान होता है कितना 1/√2 होता है, या साइन देखिए 30 डिग्री का मान कितना होता है शायद 1/2 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री, तो इसमें सबसे अधिक कितना है तो 45 डिग्री का मान, ठीक है। अगला देखिए, अगला कितना है 43 नंबर, कह रहा है यदि एक वृत्त की परिधि जो है परिधि वृत्त का दिया हुआ है 43 का कितना है 88 दिया हुआ है,
त्रिज्या r ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, 2πr। वृत्त की परिधि 2πr, परिधि दिया हुआ है 88 दिया हुआ है और यहाँ 2 है, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुना r। इस सब को इधर भेज दीजिए, r का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसको भेजिएगा तो क्या है 7 इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में 88 गुना 7 आई 22 दूना 44 हो गया ना, और इधर हो गया ये r 44 से काट दीजिए 2 मरते हैं 7 दूनी r बराबर 14, r बराबर कितना आ गया 14 सेमी, 14 सेमी। ठीक बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में। 44 नंबर में देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, आर समकोण है तो आर यहाँ हो गया, क्यू ए हो गया। ठीक है, पी क्यू आर है जिसमें तो समकोण है, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें क्या ज्ञात करना है साइन पी प्लस क्यू। तो देखिए कोई भी त्रिभुज होता है यहाँ पी क्यू आर साइन पी प्लस क्यू, आर तो ये 90 डिग्री खुद ले लिया। कोई भी त्रिभुज होता है जिसमें 180 डिग्री का तीनों कोण होता है, ये मिला के 180 डिग्री, तो ये तो ऑटोमेटिक ही 90 ले लिया, तो ये दोनों मिला कर कितना बचेगा 180 टोटल होता है, ये 90 ले लिया तो ये दोनों मिला के 90 ही ना बचेगा, यानी पी प्लस क्यू जो है कितना बचा 90, यानी साइन पी प्लस क्यू की जगह हम 90 नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं 90 लिख सकते हैं। यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है कोस का उल्टा हो जाएगा तो 1 होता है, कितना होता है 1, इसका आंसर होगा 1। अगला देखिए क्वेश्चन 45 में, 45 में क्या कह रहा है कि α/4 बराबर 15 डिग्री है, तो कह रहा है √3 कोसेक अल्फ़ा निकालने के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, अल्फ़ा का हम पहले मान निकाल देंगे, यहाँ बिठा देंगे, अपने पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इधर देखिए अल्फ़ा को अकेले छोड़िए, 4 इधर भागा में इधर गया तो गुना में, यानी 15 गुना 4, यानी अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 60 डिग्री लिख लीजिएगा, तो √3 कोसेक, ठीक है, अल्फ़ा की जगह हम कितना लिख दिए 60 डिग्री। अब हो गया ये √3 कोसेक, 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, √3 खत्म, आंसर आ गया 2, यानी 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या कर रहा है, यदि R1 तथा R1 त्रिज्या वाला दो वृत्त है, दो वृत्त है, ठीक है, एक का R1 है त्रिज्या और एक का R2 है, और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का योग, मतलब दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है अंदर वाला क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाला, एक बार त्रिज्या R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का बराबर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि दो मतलब वृत्त है, ठीक है, और इस दोनों का क्षेत्रफल जब हम मिलाते हैं ना तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आता है। तो देखिए क्षेत्रफल वाला फार्मूला हम अभी जस्ट लगाते हैं, देख लीजिएगा आप तुरंत कैसे बनता है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है बुआ पाई r², तो इसका हो जाएगा पाई r1 है, इसका r कितना है r1 है, इसका स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसका हो जाएगा पाई r², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल यही ना होता है पाया, तो ये दोनों का वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ने पर जितना आता है उतना ही के लिए होता है। अब इस दोनों में देखिए पाई कॉमन हो गया, तो यह R1 का स्क्वायर प्लस ये हो गया R2 का स्क्वायर, ये हो गया पाई r²। अब देखिए पाई से पाई खत्म, यानी बच गया क्या R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R, तो मिल रहा है कहीं, हाँ देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R का स्क्वायर, समझ गए, यानी इसका आंसर हो जाएगा C 46 नंबर। अगला देखिए, अगला है साइन 90 माइनस, साइन 90 माइनस ये बराबर क्या होता है, साइन ये कितना का है 47 नंबर का, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो देखिए आपको हम बताए होंगे कि साइन 90 माइनस ए जो होता है वो होता है कोस, क्या होता है कोस है, ठीक है। अगला देखिए कितना है 48 नंबर में, कितना नंबर में 48 नंबर में, एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। 15 मीटर ये दीवार है और ऊर्ध्वाधर शीर्ष तक ऐसे करके 15 मीटर लंबी सीढ़ी है पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, देखिए कितना मीटर का 15 मीटर का बनाता है, और कह रहा है क्या कि यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण, ये दीवार हो गया और इस 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो पूछ रहा है क्या, तो दीवार की ऊंचाई इसको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसके सामने में क्या हो गया लंब हो गया, थीटा के सामने वाला लंब, और ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, तो साइन में आता है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा, साइन का मान कितना होगा, इससे थीटा का मान 60 डिग्री, और लंब हो गया 15, सॉरी कुछ नहीं है तो मान लीजिए x होगा, और कर्ण कितना है 15, इसका मान हो गया साइन 60 डिग्री का मान हो गया 1/2, ये हो गया x/15, तिरछा तिरछे हम गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15। ठीक है, अब इधर ही गुना में इधर गया तो भागा में, यानी x बराबर जो हो गया 15/2, यानी काट दिए तो 7.5, यानी 7.5 होगा, 15 का आधा 7.5 होगा, 7.5 मीटर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कोट 1 डिग्री, कोट 1 डिग्री और इंटू कोट 89 डिग्री कितना होगा। तो देखिए कोट को हम 10 में बदल देते हैं, कोट बराबर हम कोट को हम 10 में बदलेंगे तो 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 होता है, तो इसको लिख देंगे 1/10, 1 डिग्री है तो 1 डिग्री इंटू ये हो गया कोट 89। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें 1 डिग्री है, इसको हम कोट में बदल देते हैं, तो हम जानते हैं क्या होता है, कोट 10 ए बराबर होता है कोट 90 - ए। तो देखिए इसमें बैठाते हैं, एक जगह 1 डिग्री है तो 1/, ये हो गया कोट 90 - 1 डिग्री इंटू ई कोट 89, ये इसमें हो गया 1, कोट 90 में एक घटा है तो कितना आ जाएगा 89, आई कोट 89, कोट से कोट खत्म, यानी कितना बच गया 1, कितना 1 बच गया, देखिए 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए r त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इस सूत्र है। ठीक है, 4πr² होता है संपूर्ण सूत्र। देखिए ये 50 नंबर का था। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बताने के चक्कर में, क्या करें बताना पड़ता है, पहला वीडियो है तो थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, उसको हम फिर से समझा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम रोज़ वीडियो डालते रहेंगे और कोशिश करेंगे कुछ अच्छे तरह से समझाने का। पहला दिन था इसलिए थोड़ा कहीं मिस्टेक हो सकता है, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।